बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, 1960s में सोवियत यूनियन के लीडर निकिता ने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसी शिप्स हैं जो कि ब्रिजेस के ऊपर से जंप कर सकती हैं। सोवियत यूनियन के इन मख्फी अल्फाज ने मगरबी दुनिया के हुक्मरानों को उलझा कर रख दिया कि सोवियत यूनियन के पास ऐसी कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है या ऐसा कौन सा खुफिया मंसूबा है जिसकी बू निकिता की बातों से आ रही है। नाज़रीन, सोवियत लीडर जिस बारे में बात कर रहा था वो एक ऐसी मशीन थी जो इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। ये एक ऐसा बहरी जहाज था जो किसी भी एयरक्राफ्ट की तरह तेज तरीन और वक्त आने पर अपने आप को पानी की सतह से ऊपर उठा लेता था। ये सोवियत यूनियन की खुफिया और यूनिक टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये दो हैकल और मुनफरिद बहरी जहाज सोवियत यूनियन के ख़त्म होते ही मंजर से गायब हो गया। नाज़रीन, 1950s में दुनिया की सबसे तेज तरीन बोट्स हाइड्रोफाइल बोट्स थी। इन बोट्स में विंग्स होते थे जो इसके हल के साथ अटैच होते थे, यानी कि अंडर वाटर इसके विंग्स होते थे। और नाज़रीन, ये एक इंजीनियस इनोवेशन थी क्योंकि स्पीड में इस बोट के विंग्स इस बोट को पानी से थोड़ा ऊपर उठा लेते थे, जिसकी वजह से इस बोट को पानी की मज़ामत कम हो जाती थी, जो कि इस बोट को मजीद हायर स्पीड मुहैया करते थे। यही वजह थी कि ये बोट उस वक्त की तेज तरीन बोट थी, लेकिन तेज तरीन होने के बावजूद ये बोट 110 किलोमीटर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं जा सकती थी। ये खिला था जिसे पुर करना जरूरी था और इस प्रॉब्लम को इंजीनियर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक सोवियत हाइड्रोफाइल डिजाइनर रोथिसा फ्लेक्सर के पास इस मसले के हल के लिए इनकलाबी आइडिया था। नाज़रीन, एलेक्सीव का ख्याल था कि अगर हाइड्रोफाइल बोट्स के तमाम विंग्स चेंज करके आउट ऑफ द वाटर लगा दिए जाएं, यानी कि ये विंग्स पानी के अंदर ना हो बल्कि पानी से बाहर हो, यानी इसकी टेक्निक को हाइड्रोडायनामिक से चेंज करके एयर डायनामिक कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए एक बहुत ज्यादा तेज स्पीड की जरूरत थी जो कि अंडर वाटर विंग्स से बनती थी। और अगर एक दफा एलेक्सीव की ये इनकलाबी शिप उतनी ही स्पीड हासिल कर लेती है तो ये शिप पानी को छोड़कर यानी आउट ऑफ द वाटर मूव कर सकेगी। लेकिन ये शिप एयरक्राफ्ट की तरह नहीं उड़ सकता बल्कि हवा का सहारा लेते हुए पानी से ऊपर उड़ पाएगी, यानी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर। नाज़रीन, अगर त्यारे लैंडिंग करते हैं या ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज होते हैं तो त्यारों को एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है और ये ऐसा लगता है कि जैसे त्यारे जमीन पर लैंड नहीं करना चाहते। इस फिनोमिनन को ग्राउंड इफेक्ट कहते हैं। और नाज़रीन, एलेक्सीव इसी ग्राउंड इफेक्ट को अपनी इनकलाबी शिप के लिए यूज करना चाहता था। अपने आइडियाज को प्रूव करने के लिए एलेक्सीव ने कुछ स्केल मॉडल बनाए और कुछ स्मॉल प्रोटोटाइप भी बनाए, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को फुली डेवलप करने के लिए एलेक्सीव को बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी। और नाज़रीन, ये 60 की दहाई में एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता था कि एलेक्सीव अपने इस आइडियाज का डेमो सोवियत यूनियन फौज के सामने दे। नाज़रीन, एलेक्सीव की शिप्स को एक्रानोप्लेन का नाम दिया गया और ये शिप्स एयरक्राफ्ट की तरह लेकिन सतह के पास उड़ सकती थी। इनकी स्पीड एयरक्राफ्ट की तरह थी और लो सरफेस की वजह से ये रडार में भी नहीं आ सकती थी और पानी से बिल्कुल बाहर होने की वजह से ये सोनार सिस्टम के भी पकड़ में नहीं आ सकती थी और ना ही पानी में बिछाएगी माइंस इसका कुछ बिगाड़ सकती थी। नाज़रीन, एक्रानोप्लेन कम पानियों वाले साहिल और बीचेस पर भी जा सकती थी जहाँ रिवायती शिप्स नहीं जा सकती थी। नाज़रीन, एलेक्सीव का दावा था कि ये एक्रानोप्लेन सस्ते होंगे और इन्हें बिल्ड करना आसान होगा। नाज़रीन, एलेक्सीव ने अपने इन आइडियाज से छोटे छोटे प्रोटोटाइप बनाकर लिटिल ड्रैग और सोवियत लीडर निकिता की अटेंशन हासिल कर ली। नाज़रीन, सोवियत यूनियन के लीडर ने इस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल देखा क्योंकि इस किस्म की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं थी। सो निकिता ने मिलिट्री फंडिंग के दरवाजे एलेक्सीव पर खोल दिए ताकि एलेक्सीव और इसकी टीम इस आइडियाज पर काम कर सके और जल्द से जल्द इसे पाए तकमील तक पहुंचा सके। और दोस्तों, सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर एलेक्सीव और इसकी टीम ने एक स्मॉल प्रोटोटाइप से जिनका वजन सिर्फ चंद टन ही था, एक बड़ा 265 टन का मॉन्स्टर शिप बना लिया जिसे कोरबल मेटल यानी KM कहते हैं और ज्यादातर इसे कैस्पियन मॉन्स्टर के नाम से ही जाना जाता है। नाज़रीन, ये KM यानी सी मॉन्स्टर 600 टन का वजन उठाकर 650 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था और कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल सकता था। नाज़रीन, ये मशीन 1966 में बनाई गई और ये दुनिया की लार्जेस्ट मशीनों में शुमार होती थी।
इस सी मॉन्स्टर की लिफ्ट टू ड्रैग रेशो इम्प्रेसिव थी और इतनी बड़ी दो हैकल मशीन के लिए ग्राउंड इफेक्ट हासिल करने के लिए 10 जेट इंजन लगे हुए थे, जिनमें से 8 फॉरवर्ड माउंटेड जेट इंजन थे जो कि अगले विंग्स पर लगे हुए थे, जो इसे थ्रस्ट देकर आर्जी तौर पर लोअर क्राफ्ट बनाते थे। नाज़रीन, याद रहे कि हावर्ड क्राफ्ट और ग्राउंड क्राफ्ट हैकल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन, जब 8 इंजन इस मॉन्स्टर जेट को ग्राउंड इफेक्ट मुहैया कर देते और एक दफ़ा जब ग्राउंड इफेक्ट हासिल हो जाती तो ये 8 फॉरवर्ड इंजन बंद कर दिए जाते थे और सिर्फ 2 इंजन ही इस सी मॉन्स्टर को मूव करने के लिए काफ़ी होते थे, जो कि 600 टन के वजन को एयरक्राफ्ट की स्पीड की तरह ले जाते थे। नाज़रीन, इस सी मॉन्स्टर के 1966 में पहले टेस्ट के बाद इसने प्रूव किया कि इक्रानो प्लान का मुस्तकबिल बहुत शानदार है और इस पर मज़ीद काम भी किया जा सकता है। लेकिन इस सी मॉन्स्टर के साथ कुछ मसाइल भी थे, जैसे कि इसके लिए केयरफुल मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। इसके 10 इंजन्स को साल्ट वाटर और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की वजह से डैमेज होने का बहुत खतरा था। इसको ऑपरेट करना भी आसान नहीं था क्योंकि इसको ग्राउंड इफेक्ट पर उड़ाना इतना आसान नहीं था। इसे मोड़ काटने के लिए काफ़ी लंबे फासले की ज़रूरत होती थी, जिसका मतलब ये होता था कि दूसरे चिप्स और ऑप्टिक्स को एडवांस वार्निंग देना पड़ती थी। और दूसरा ये कि ये मॉन्स्टर कम वाटर पर चलता था और कभी इसका तजर्बा हाई सीज या खुले समंदर में नहीं किया गया था। नाज़रीन, ये चैलेंज थे जो इस नई किस्म की व्हीकल के लिए दरपेश थे। और नाज़रीन, ये बहुत कम ही हुआ है कि एक नई चीज़ पहली दफ़ा ही परफेक्ट हो गई हो। जैसे कि एक बल्ब को बनाने के लिए साइंसदानों ने सैकड़ों तजर्बे किए, एक परफेक्ट चारा भी पहली बार में ही नहीं बन गया था। तो जिसने पानी से 514 मीटर ऊपर शिप्स को ग्राउंड इफेक्ट पर चला दिया था, वो और उसकी पूरी टीम इन चैलेंजेस से निपटने के लिए भी अहलियत रखती थी। और एलेक्सियव और उसकी टीम इन खामियों पर काम भी कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि केएम की पहली फ्लाइट के बाद सोवियत लीडर तब्दील हो चुका था और सारा मजाज ही बदल दिया गया। नाज़रीन, नए लीडर ब्रेशरम में ना सब्र था और ना ही ये रिस्क लेकर काम करते थे, यानी ये खतरा मोल नहीं लेते थे। इन्होंने इक्रानो प्लान डेवलपमेंट को गैर ज़रूरी समझा, बजाय इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के इन्होंने दूसरी रवायती मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया और ये एलेक्सिव के लिए बहुत बुरी खबर थी। नाज़रीन, 1968 में एलेक्सिव को हाइड्रोफाइल ब्यूरो के डायरेक्टर से हटाकर सिर्फ इक्रानो प्लान प्रोग्राम का हेड बना दिया गया, जिसका बजट पहले ही बहुत कम कर दिया गया था। नाज़रीन, एलेक्सिव और उसके इंजीनियर्स ने अपना फोकस रिसोर्सेज के मुताबिक छोटे इक्रानो प्लान पर शिफ्ट कर दिया, जो कि 150 ट्रूप्स कैरी कर सकता था और ग्राउंड इफेक्ट पर ही फ्लाई कर सकता था। नाज़रीन, इन कैपेबिलिटीज़ के साथ भी कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, जैसा कि इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी गिरानी पड़ी। नाज़रीन, सोवियत नेवी में ओनली 3 इक्रानो प्लान शामिल किए गए और ये मज़ीद नहीं बढ़ सके क्योंकि सोवियत यूनियन माशी तौर पर बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। सोवियत यूनियन की ब्यूरोक्रेसी ने एलेक्सिव को दोबारा डिमोटेड कर दिया और इसे इक्रानो प्लान के हेड से हटाकर एक आम सा एम्प्लॉय बना दिया। नाज़रीन, जिस वक्त एलेक्सिव को हटाया गया उस वक्त एलेक्सिव प्रोजेक्ट 903 के डिज़ाइन पर काम कर रहे थे, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ एक बहुत अच्छा और पिछली कुछ खामियों से बालातर अटैक और ट्रांसपोर्ट ग्राउंड व्हीकल था, जो कि केएम जितना बड़ा नहीं था लेकिन 100 टन का वजन उठाने की कैपेसिटी रखता था। नाज़रीन, इस इक्रानो प्लान की स्पीड 550 किलोमीटर पर आवर थी। नाज़रीन, इस इक्रानो प्लान को LUN क्लास कहते थे। ये छोटा मॉन्स्टर 6 एंटी शिप मिसाइल भी कैरी कर सकता था और इसमें गन्स वगैरह भी नस्ब थी और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक थी। नाज़रीन, एलेक्सिव के इस फाइनल डिज़ाइन पर काम तो किया गया और ये कामयाबी से डेवलप भी हो गया, लेकिन एलेक्सिव इस फाइनल प्रोजेक्ट की परवाज देखने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन, 1980 में सिर्फ 63 साल की उम्र में एलेक्सिव फौत हो गए। नाज़रीन, ये LUN इक्रानो प्लान 1987 में सोवियत नेवी में शामिल हो गया। जैसे कि आपको पता है कि सोवियत यूनियन की आखिरी सांसें थीं और 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था और जो चंद एक इक्रानो प्लान बनाए गए थे इन्हें सर्विस से निकाल दिया गया। नाज़रीन, अगर एलेक्सिव को फ्री हैंड दिए जाते और रिसोर्सेज मिलते तो ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल का हिस्सा बन सकती थी और इक्रानो प्लान आज के जदीद दौर में दुनिया का हिस्सा होते। नाज़रीन, आप खुद सोचें कि अगर इस टेक्नोलॉजी पर एलेक्सिव को मजीद काम करने दिया जाता तो एलेक्सिव यकीनन इस मॉन्स्टर को मजीद ऊंचाई पर उड़ाने के काबिल बना सकते थे और एलेक्सिव का ये दावा भी था। नाज़रीन, ये मशीन पैसेंजर भी कैरी कर सकती थी
और किसी भी कार्गो एयरक्राफ्ट या कार्गो शिप की निस्बत तेजी से कार्गो डिलीवर भी कर सकती थी, जो कि ट्रेड के लिए बहुत बेहतर होता। नाज़रीन, लेकिन ये मशीन बदकिस्मती से अपने लिए रिसोर्सेज हासिल करने में नाकाम रही। गर्ज जब सोवियत यूनियन 60s में इस नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था तो इस प्रोजेक्ट ने अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक को हिलाकर रख दिया था। हुआ ये था कि जब सोवियत यूनियन के लीडर ने फख्र से कहा कि हमारे पास ऐसी शिप्स हैं जो ब्रिजेस के ऊपर से जंप कर सकती हैं, तो अमेरिका को तशवीश हुई। अमेरिका ने सोवियत यूनियन की जासूसी शुरू कर दी। नाज़रीन, 1967 में अमेरिका ने स्पाई सैटेलाइट के जरिए KM की टेस्टिंग की कुछ तस्वीर ले ली। इन तस्वीर ने अमेरिका को पजल कर दिया था कि ये किस किस्म का एयरक्राफ्ट है, और अमेरिका की इंटेलिजेंस CIA ने इसे कैस्पियन सी मॉन्स्टर का नाम दिया था, क्योंकि स्पाई सैटेलाइट ने इसे कैस्पियन सी में देखा था। नाज़रीन, एक तो कोल्ड वार पीक पर थी और दूसरा इस डिस्कवरी ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो प्रोजेक्ट एकोलाइन के तहत अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाए, ताकि सोवियत के इस क्राफ्ट को मजीद करीब से जांच पड़ताल किया जा सके और इसकी मजीद जासूसी की जा सके कि ये क्या चीज़ है। नाज़रीन, अलेक्सिव का लास्ट इक्रानोप्लान यानी कि LUN क्लास इस वक्त कैस्पियन सी के साहिल पर खड़ा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।